गुड इवनिंग एवरीवन। आज जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ बड़ा कॉमन टॉपिक है और काफ़ी बच्चों में ऐसा देखने को मिलता है कि बच्चे बहुत शरारती हैं, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हैं और स्कूल में भी टिक के नहीं बैठते हैं। तो वैसे ही बच्चों के बारे में हम बात करेंगे। इस पर्टिकुलर कंडीशन का नाम होता है ADHD। ADHD is a abbreviation of attention deficit hyperactivity disorder. So it's a type of condition जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम वन बाय वन उनके बारे में बात करेंगे। एक तो आपको मैं एक बच्चा जो रिसेंटली मैंने देखा है उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा एंड देन वी विल टेक यू थ्रू कि ADHD क्या होती है, कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं ADHD में। अगर बच्चे को ADHD है तो वो नॉर्मल रूटीन में ADHD है जो आमतौर पे काफ़ी बच्चों को देखने में मिलती है, जिसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, या वो पैथोलॉजिकल है और हमें उसे एड्रेस करने की ज़रूरत है। कैसे उसको डायग्नोज करते हैं, क्या कोई स्पेशल टेस्ट है उसको कराने के लिए, और अगर ADHD डायग्नोस्ड है तो हमें क्या करना चाहिए उन बच्चों को मैनेज करने के लिए। तो आज इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। आई वुड लाइक टू शेयर वन ऑफ माई पेशेंट विदाउट नेमिंग हिम। रिसेंटली आई हैव सीन अ चाइल्ड जो 10 साल का एक बच्चा था, क्लिनिक में आया था हमारे पास, और मेन प्रॉब्लम उसको क्या थी पेरेंट्स को कि बच्चा टिक के नहीं बैठता है। कोई भी उसको बोलो सोफे पे बैठना है या क्लास में बैठना है तो 2 मिनट से ज़्यादा वो एक जगह पे नहीं बैठ सकता है। वो फिजेटी है काफ़ी, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहना। क्लासरूम में भी कोई चीज़ किसी से खोस ली, किसी बच्चे से, किसी को पिंच कर दिया, और अपना कोई क्लास में क्वेश्चन भी पूछते हैं तो उन पे ध्यान न देना। पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर, और PTM में भी काफ़ी कंप्लेंट्स पेरेंट्स को आती हैं उस बच्चे के बारे में। और इसके अलावा भी अपना सामान का ध्यान नहीं रखता है बच्चा। वो कोई चीज़, कोई पेंसिल है, कोई ड्राइंग आइटम्स हैं, वो गुम हो जाता है तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा अटेंटिव नहीं है। इसके अलावा उसको और प्रॉब्लम क्या थी कि स्कूल का कोई भी टास्क अगर उसको दिया जाता है बच्चे को तो वो पूरा नहीं करता है। ही कीप्स मूविंग फ्रॉम वन टास्क टू अनदर टास्क विदाउट कंप्लीटिंग इट। तो जिसकी वजह से पढ़ाई में बच्चा पीछे रह जाता है और पेरेंट्स को काफ़ी परेशानी होती है। स्कूल में भी, घर में भी, और सोसाइटी में भी किसी के घर भी जाते हैं तो उस बच्चे को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक सोशल इनिबिशन उसमें बच्चे में काफ़ी कम थी। उसके जो मन में आया उसको वही करना है, किसी के साथ खेलना है या नहीं खेलना है तो अपने मूड के हिसाब से चलना है उसको। समाज के फ्लो के साथ चलना थोड़ा सा उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी कंप्लेंट्स थी। बच्चे को बहुत हाइपर एक्टिव, टिक के नहीं बैठना बिल्कुल भी। तो इन सब कंडीशंस को हम मिला जुला के देखें, और पेरेंट्स से वो काफ़ी डांट भी खाता है, स्कूल में भी, टीचर्स में भी, फ्रेंड्स बनाने में भी दिक्कत होती है उसको। तो ऐसे बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं? ये स्टोरी सुन के आपको सब समझ में आ रहा होगा कि ये कोई ऐसी कोई रेयर चीज़ नहीं है। इस तरह के बच्चे काफ़ी देखने को मिलते हैं सोसाइटी में। अगर आप गौर से देखेंगे परिवारों को तो 5-7 परिवार में एक बच्चा इस तरह का मिल जाता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर इस तरह का बच्चा परिवार में है तो उसको कोई ना कोई तकलीफ़ है और उसको हमें मेडिसिन से ठीक करना चाहिए? तो ऐसा नहीं है। इसका एक तो हमें बच्चे को देखना चाहिए। इसके एक अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं कि असेस करके हमें अंदाज़ा लग जाता है थोड़ा सा कि किस लेवल का है, इसको ADHD है भी या नहीं है, कुछ और प्रॉब्लम है। तो उसी के बारे में हम थोड़ा सा आज डिस्कस करेंगे। तो ADHD क्या होती है? जैसे मैंने आपको बताया, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो इसके 3 कंपोनेंट होते हैं। एक तो अटेंशन डेफिशिएंट, जिसका मतलब ये है कि बच्चे की कंसंट्रेशन नहीं बनती है किसी भी काम में। कोई भी काम आप उसको देते हो तो वो टिक के फोकस करके उस काम को कर ही नहीं सकता है। जिससे पहले कि वो काम कंप्लीट हो उसका ध्यान भटक जाता है, कहीं खेलने में, किसी और चीज़ को करने में, या किसी और को परेशान करने में। ऐसा चलता रहता है उसका। तो अटेंशन स्पैन इज़ वेरी वेरी लो, जिसको हम कंसंट्रेशन भी बोल सकते हैं कि कंसंट्रेट नहीं करता है पढ़ाई में। मेनली पढ़ाई की दिक्कत आती है, लेकिन और टास्क भी जिसमें टिक के बैठने का रहता है वो करने में उनको दिक्कत आती है। हालांकि ऐसे बच्चे खेलने कूदने में काफ़ी अच्छे होते हैं। कुछ स्पोर्ट्स अगर उनकी पसंद का है तो दे कैन डू वेरी गुड, आई मीन एट दैट पर्टिकुलर स्पोर्ट्स। तो वो हमें देखना है कि इसको सभी एरियाज़ में कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है या एकेडमिक प्रॉब्लम है।
तो एक तो कंसंट्रेशन का इशू रहता है, दूसरा हाइपर एक्टिविटी। ऐसे बच्चे बहुत उनका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होता है, और एनर्जी लेवल ज़्यादा होने की वजह से ही दे गेट बोर्ड वेरी क्विकली। अगर क्लास में कई बार टीचर पढ़ा भी रहा होता है, अगर टीचर उनको कई बार समटाइम्स दीज चिल्ड्रन आर वेरी इंटेलिजेंट, आईक्यू उनका अगर आप टेस्ट कराओगे तो कुछ बच्चों का नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा भी मिल सकता है आपको, और उस केस में बच्चे थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी बोर हो जाते हैं, तो दे नीड समथिंग एल्स टू कीप देम बिजी। तो वो उस बोरियत के कारण खुद तो उनका मन लगता नहीं है पढ़ाई में, और दूसरे बच्चों को भी कई बार वो परेशान करना शुरू कर देते हैं। तो एक तो मैंने बताया अटेंशन या कंसंट्रेशन कम होती है, हाइपर एक्टिविटी लेवल होता है, क्लास में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो अपनी टर्न का वेट किए बगैर ही खड़े हो जाते हैं। दे कैनॉट, दे आर सो हाइपर एक्टिव, सो आई मीन अनस्टेबल, कि अगर उनको बोलो एक लाइन में खड़ा होना है और 1 घंटे में आपका नंबर आएगा तो दे कैनॉट वेट इन अ क्यू। तो इस तरह की दिक्कत रहती है। और एक कंपोनेंट इसमें होता है इम्पल्सिविटी। इम्पल्सिविटी और हाइपर एक्टिविटी कई बार आप उसको कंबाइन भी कर सकते हो, कुछ ओवरलैपिंग भी हो जाती है, पर इम्पल्सिविटी का डायरेक्ट मतलब यही होता है जो मैंने आपको बताया कि अपनी टर्न का वेट ना करना, एकदम प्रॉम्प्ट करना किसी भी चीज़ को, या एक्शन ले लेना बिगर सोचे हुए, जो इम्पल्सिविटी है, दिमाग सोचना बाद में और काम पहले कर देना। तो ये इम्पल्सिविटी का भी काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स इन बच्चों में रहता है। तो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी। तो कई बार ये तीनों चीज़ों की प्रॉब्लम होती है बच्चों में। कई बार अटेंशन कम होती है और इम्पल्सिविटी होती है, कई बार अटेंशन ठीक रहती है लेकिन हाइपर एक्टिविटी की प्रॉब्लम ज़्यादा है, हाइपर एक्टिविटी प्लस इम्पल्सिविटी। सो दे कैन बी डिफरेंट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वो असेसमेंट में ही हमें समझ में आता है। तो ये सिम्टम्स अगर हमें दिखें, और ये दिखने का मतलब भी ये नहीं है कि बच्चे को ADHD है। अब आगे हमें क्या करना है, अगर मान लीजिए परिवार में ऐसा बच्चा है जो आपको लगता है कि बहुत शरारती है और टिक के नहीं बैठता है, ठीक से नहीं पढ़ता है, स्कूल में बहुत सारी कंप्लेंट्स आती हैं, तो इसके भी मतलब क्राइटेरिया हैं। जैसे हम 3 लोकेशन पे आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब उसको डायग्नोज करने के लिए कि वास्तव में ये प्रॉब्लमेटिक ADHD है या एक पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस में बच्चा एबनॉर्मली बिहेव करता है और वैसे ठीक है। तो वो 3 सेटिंग कौन सी हैं? एक तो हम घर बोलते हैं कि घर जो बच्चे का है, एक स्कूल, तीसरा है कम्युनिटी। तो इन 3 में से अगर 2 जगह पे बच्चे का बिहेवियर एबनॉर्मल है, जैसे घर में आपको पता लगता है, घर में आप अलग माहौल में रहते हैं, आप सबको परेशानी है बच्चे से, ये सब जो चीज़ें मैंने बताई हैं। दूसरा, स्कूल से भी अगर कंप्लेंट्स आती हैं, या कम्युनिटी में आप किसी के घर जाते हो, वहाँ से बच्चा एडजस्ट नहीं कर पाता है, या ग्रुप में बच्चा अगर खेलता है वहाँ से कंप्लेंट्स आती हैं, अपने पीयर्स के साथ उसके रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। तो 3 जगह में से अगर 2 जगह पे बच्चे का बिहेवियर एबनॉर्मल है, तो इसका मतलब प्रॉब्लम इज़ देयर एंड वी नीड टू एड्रेस द प्रॉब्लम। वो अपने आप जल्दी से ठीक होने वाली नहीं है। उसको अगर हम एड्रेस करें, बच्चे की एनर्जी को प्रॉपरली चैनलाइज करें, तो हो सकता है ये बच्चा काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर सकता है हर एरियाज़ में। तो यहाँ तक जानने के बाद आगे हम क्या करें? आगे कुछ असेसमेंट्स होती हैं ADHD अगर हम सस्पेक्ट करते हैं बच्चों में, तो एक तो डॉक्टर्स कुछ DSM क्राइटेरियाज होते हैं, अलग अलग वो स्कोरिंग करके हम देख सकते हैं कि बच्चा कितना उन स्कोर्स को क्वालिफाई करता है या किस पॉइंट पे डिस्क्वालीफाई कर रहा है। कुछ कॉनोर्स क्वेश्चनेयर्स भी होते हैं। अगर हमें ज़्यादा लगे डिटेल में हैं कि बच्चे को कई बार IQ का भी इश्यू होता है, तो हम साइकोलॉजिस्ट के पास भेज के पूरा उसका असेसमेंट IQ वगैरह भी हम करा के देख लेते हैं। लेकिन मेनली हमने ये देखा है जो प्राइमरी ADHD होती है, जिसके साथ में और कोई चीज़ एसोसिएटेड नहीं होती, तो उन बच्चों के IQ में जनरली प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन it's not a blanket statement. I mean, there could be some children who might have IQ problems, with it. लेकिन ADHD could be part of some other problems. कई बार एपिलेप्सी के साथ में ADHD हो जाती है, ऑटिज्म के साथ में हो जाती है। तो ये ADHD थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है एज कम्पेयर टू प्राइमरी ADHD एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स वेयर दे आर नॉर्मल। तो अब हमें ये क्वेश्चनियर्स वगैरह कर लिए, हमने डॉक्टर से आपने असेसमेंट करा लिया है, एंड नाउ वी हैव कम टू द कंक्लूजन कि ये ADHD है। अब आप पूछ सकते हैं कि कोई स्पेशल टेस्ट नहीं है, हम MRI करा के या कोई और टेस्ट करा के हम इस पर स्टैंप लगा दें। तो ADHD इज़ अ क्लिनिकल डायग्नोसिस।
जनरली अगर बच्चे का न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन ठीक है और कोई एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स नहीं हैं, तो प्राइमरी एडीएचडी के बच्चों में हमें कोई एमआरआई या कोई बड़ी इन्वेस्टिगेशन कराने की आवश्यकता नहीं होती है। तो नाउ वी हैव डायग्नोज दैट केस, जो 10 साल का बच्चा मैंने बताया था कि उसको एडीएचडी है। हालांकि उसका हमने आईक्यू जो कराया था साइकोलॉजिस्ट से, आईक्यू वाज एब्सोल्युटली फाइन, रादर 1-2 पॉइंट उसका एवरेज से ज़्यादा ही था। तो पेरेंट्स वर आस्किंग, आई मीन मेन क्वेश्चन पेरेंट्स का रहता है कि क्या बच्चा हमारा ठीक हो जाएगा। अब ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन होता है। इट्स नॉट लाइक कि हम कोई एंटीबायोटिक दे दें बच्चे को, 10 दिन का 20 दिन का कोर्स है और उसके बाद बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इट्स अ टीम वर्क। अगर हम प्रॉपरली इन बच्चों को ट्रीट करते हैं, दे माइट नीड सम हेल्प विद द मेडिकेशन, सम बिहेवियरल थेरेपीज़, कुछ घर पे डूज एंड डोंट हैं, कुछ डाइटरी मॉडिफिकेशन है, वो सब अगर हम करते हैं तो मोर देन 50% बच्चे ADHD के काफ़ी इम्प्रूव हो जाते हैं एंड ऑब्वियसली दे कैन लीड अ नॉर्मल रिस्पॉन्सिबल लाइफ इन द कम्युनिटी। तो वो मेजर्स क्या हैं? एक तो डाइट में एज सच देयर इज़ नो ग्रेट एविडेंस टू सपोर्ट, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा हम रिफाइंड शुगर का इंटेक इन बच्चों में कम करते हैं और बैलेंस डाइट अगर हम देते हैं, अगर उनका गट ठीक रहता है, ज़्यादा गैस्ट्रिक ट्रबल्स नहीं हैं, तो वो एक पॉजिटिव चीज़ है। थोड़ा सा कैफिनेटेड जो ड्रिंक्स होते हैं, कोका कोला वगैरह हैं, फिजी ड्रिंक्स हैं, उनका सेवन अगर कम किया जाए तो ADHD के बच्चों में बेहतर रहता है। और क्या डाइटरी मॉडिफिकेशंस हैं? कोई बहुत खास नहीं होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है बच्चे को, अगर साथ में एसोसिएटेड कोई प्रॉब्लम्स हैं तो हम उसको अकॉर्डिंगली एड्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा ADHD के बच्चों में बिहेवियरल थेरेपीज़ दी जाती हैं। अगर ज़्यादा सीवियर है तो वी कैन टेक हेल्प ऑफ आवर साइकोलॉजिस्ट, जो साइकोलॉजी की अलग काउंसलिंग, अलग सेशंस लेते हैं बच्चे के साथ। इट टेक्स टाइम, इट्स नॉट अ क्विक फिक्स एनीथिंग, लेकिन अगर हम पूरा शेड्यूल के साथ काम करते हैं तो रिजल्ट्स आर गुड। नाउ इज देयर एनी रोल ऑफ मेडिकेशन? yes, if along with the behavioral therapies and other modifications, मेडिसिन दे डू हैव डेफिनेटिव रोल, और उसमें भी काफ़ी तरह की मेडिसिन अवेलेबल होती हैं, स्टिमुलेंट, नॉन स्टिमुलेंट, जैसे फॉर एग्जांपल मिथाइलफेनिडेट हैं, क्लोनिडिन है, एटमॉक्सिटिन है, और भी काफ़ी तरह की मेडिसिन हैं जो इन बच्चों में दी जा सकती हैं। जो हमारा केस था पर्टिकुलरली, मैंने उसको मिथाइलफेनिडेट पे स्टार्ट किया था अलॉन्ग विद द बिहेवियरल थेरेपी, एंड द चाइल्ड रिस्पॉन्डेड वेरी वेल। और उस बच्चे का स्कूल में परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हुआ, सोशल इंटरेक्शंस भी बेटर था कम्युनिटी में, एंड द पेरेंट्स वर जनरली दे वर वेरी हैप्पी। बट ऑब्वियसली दीज मेडिसिन्स दे गो फॉर लॉन्ग टर्म, और हर मेडिसिन जो भी डॉक्टर आपको देता है यूजुअली वो आपको उसके साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल और सब चीज़ें बताते हैं। तो कुछ मेडिसिन्स जो हैं इनमें लेने के साथ में जो हैं, कई बार भूख कम लगती है, एंग्जाइटी लेवल बढ़ सकता है, तो अपने आप कोई मेडिसिन नहीं लेनी है, और ना ही ये ऑन द काउंटर अवेलेबल होती हैं। तो डॉक्टर से आप डिस्कस ज़रूर करें कि क्या मेडिसिन का फ़ायदा होगा और कितने समय तक हमें देनी है, वो रेगुलर हमें उसका मॉनिटरिंग करना पड़ता है। तो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो ऑफ ADHD। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आपके भी अगर सराउंडिंग में कोई ऐसा बच्चा है या आपको सस्पेक्टेड है कि ADHD हो सकता है, तो प्लीज़ डू नॉट इग्नोर। अगर इन बच्चों को हम ठीक से प्रॉपर एनवायरनमेंट दें, पूरी थेरेपीज दें, तो दीज चिल्ड्रन कैन बी एब्सोल्युटली फाइन एंड लिव अ नॉर्मल एंड इवन समटाइम्स बेटर लाइफ, बिकॉज द एनर्जी लेवल इज़ वेरी हाई, और उस एनर्जी को हम प्रॉपरली चैनलाइज करते हैं तो दे कैन बी वेरी हाई अचीवर। थैंक यू वेरी मच।